हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज मानी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MPRAU से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ना मैंने बहुत डिफरेंट जो आपके स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो आपका OPSC हो, हरियाणा ADO हो, तो PPSC हो, तो मैंने इन सारे स्टेट के आपके लिए क्या लिए हैं, या AFO है, तो इन सब से मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे अदर वीडियोस भी हैं जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप उन्हें ज़रूर विजिट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वाटर यूज एफिशिएंसी, है ना। तो वाटर यूज एफिशिएंसी क्या हुआ कि आपने पर यूनिट वाटर यूज के बाद कितना बायोमास प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द वाटर यूज एफिशिएंसी। ओके, सो इसकी जो यूनिट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो दैट इज ईल्ड अपॉन ईटी, है ना। तो हमारे पास दो पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कि ईल्ड एंड सेकंड इज ईटी, दैट इज कॉल्ड एज इवेपो ट्रांसपिरेशन, मींस इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कहाँ से, जो लीव की सरफेस से होगा। ओके, तो दो पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं हमारे पास है कि नहीं है। ठीक है, इफ द ग्रेन ईल्ड इज 6000 kg पर हेक्टेयर। ओके, अब ईल्ड कितनी दे रखी है आपको, 6000। ओके, ईटी कितना है हमारे पास, 950। ओके, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 100 छक्के 600। ओके, तो 6 पॉइंट कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है यहाँ पर गेस करना, दैट इज 6.31 kg पर हेक्टेयर MM। ठीक है, तो यूनिट है, जो यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है। ईल्ड आपकी किस में दे रखी है, kg पर हेक्टेयर में दे रखी है, एंड जो आपकी ईटी होगी वो किस में होगी, MM में होगी। ओके, सो आपको जो यूनिट है, यूनिट भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो यूनिट का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल इरोजन से। अब जो सॉइल इरोजन होता है वो क्या होता है, आपकी जो टॉप लेयर होती है, टॉप फर्टाइल लेयर होती है, वो लॉस्ट हो जाती है। ओके, अब वो किस तरह से लॉस होती है, उसको क्या करते हैं, जो आपके एजेंट्स होते हैं वो एजेंट्स के थ्रू लॉस हो जाती है। कौन से आपके एजेंट्स होते हैं, या तो वो आपका एयर हो सकता है या वाटर हो सकता है, बाकी आपके अदर और जिनको हम डिस्कस नहीं करेंगे तो वो भी होते हैं। तो एयर और वाटर की जब हम बात करते हैं, तो वाटर में स्पेसिफिकली जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्प्लैश इरोजन से, ठीक है, तो वाटर में क्या होता है कि आपका जो वाटर की वजह से जो सॉइल होगी वो डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज वाटर इरोजन। ओके, अब स्प्लैश इरोजन की जब बात करते हैं, तो स्प्लैश इरोजन क्या होता है आपका, देखिए ये रेन ड्रॉप है ना, तो ये रेन ड्रॉप है, ये सॉइल का पार्टिकल है, ये सॉइल का सरफेस है, तो क्या होगा, इसके एक्शन से आपकी जो सॉइल होगी वो डिस्प्लेस हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड एज स्प्लैश इरोजन। बीटिंग एक्शन ऑफ रेन ड्रॉप, वहां से उसकी वजह से क्या हो रही है, जो आपकी सॉइल होगी वो डिस्प्लेस हो जाएगी, डिसलॉज हो जाएगी, उसको कहा जाता है स्प्लैश इरोजन। अब पूछा गया है स्प्लैश इरोजन इज अदरवाइज कॉल्ड एज, तो क्या बोला गया है कि रेन ड्रॉप के एक्शन से सॉइल डिस्प्लेस हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रेन ड्रॉप इरोजन भी कहा जाता है। दूसरे ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्प्लैश के बाद आता है शीट इरोजन। अब शीट इरोजन में क्या होता है, यूनिफॉर्म रिमूवल होता है टॉप लेयर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, शीट्स की फॉर्म में जो आपकी टॉप लेयर है वो उसका यूनिफॉर्म रिमूवल होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज शीट इरोजन। रिल इरोजन की बात करेंगे तो स्मॉल चैनल्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रिल इरोजन। गली इरोजन की जब बात करेंगे तो गली में क्या होती है, जब आपके जो चैनल्स होते हैं वो चैनल्स वाइड हो जाते हैं, प्लस वो चैनल्स आपके डीप भी हो जाएंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, दैट आर कॉल्ड एज गली इरोजन। अब इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ और विड्थ। ठीक है, तो कितनी उसकी डेप्थ है, कितने उसका विड्थ है, उसकी बेसिस पर इसको डिवाइड किया जाता है और फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, G1 G2 G3 इन फेसेस में इसको डिवाइड किया जाता है। ओके, तो ये था आपका इरोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वो आपकी एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जो कहाँ तक स्ट्रेच होती है, दैट इज स्ट्रेच टू द फार्मर्स, है ना। तो फार्मर तक वो ब्रांच आपकी क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती है। एक्स मतलब होता है आउट, टेंसियो मतलब होता है स्ट्रेचिंग। अब वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज या फिर स्टूडेंट्स तक न रहकर कहाँ जाती है, साइंटिस्ट तक न रहकर फार्मर्स तक पहुंचाने वाली ब्रांच आपकी कौन सी होती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होती है ना। तो अब आपसे बात की गई है यहाँ पर किसकी, एग्रीकल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन की। ओके, तो जब आपसे कहा जाएगा फादर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो वो कौन होते हैं, JP लिगिंस। ओके, जब बात की जाएगी फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया या फिर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो वो होते हैं आपके KN सिंह। ओके, जब बात की जाएगी
एग्रीकल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन की। अब डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, देखिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई, अब उसका क्या है, उसको फार्मर तक लेकर जाना है। तो कैसे लेकर जाएंगे, तो जो आपके केवी के पर्सनल होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। मान लीजिए उन्होंने बताया कि आपको लाइन सोइंग करनी चाहिए, तो लाइन सोइंग किस तरह से जो फार्मर है वो फार्मर करेंगे, वो फार्मर की फील्ड पर उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है। ये केवीके के फार्म पे भी आप बोल सकते हैं कि जो फार्मर्स का ग्रुप है उनको केवीके के फार्म पे या फिर फार्मर के फील्ड पे उनको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। जब आप बात करते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की, तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या बात करती है, ईल्ड, ठीक है, ईल्ड या फिर आपका जो मॉनिटरी आउटपुट होता है वो मैटर करता है, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं किसकी, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की, तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, देखिए आपने क्लेम कर रहे हैं कि आपको लाइन सोइंग करनी चाहिए, इसकी वजह से आपको क्या है बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, या आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा। तो वो आपका जो क्रॉप साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपका जो प्रोडक्शन होगा, बोलते हैं ना मेरा काम बोलेगा, तो वैसा ही है, ठीक है। तो आपका जो लाइन सोइंग के बाद रिजल्ट जो आपका बोलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिए कि कॉन्टैक्ट मेथड में जब आप ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या आता है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन आता है, लेकिन रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन आप किस में आता है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में आता है, ठीक है। अब बात की गई है एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन के फादर की, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सीमैनियन नैप, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्टे कौन है भाई, तो ऑगस्ट कॉम्टे होते हैं आपके फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, जो क्या होती है, किसकी स्टडी होती है, बेसिकली सोसाइटी की जब आप स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी, जिसके फादर होते हैं ऑगस्ट कॉम्टे। अब नेक्स्ट चलते हैं आईपीएम पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईपीएम से, ये क्वेश्चन एफसीआई में भी पूछा गया था एंड आपका एएफओ में भी आई थिंक आपके लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। अब देखिए आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। मीन्स क्या, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होगा, आपको सारे मेथड्स को इंटीग्रेट करना है। किस तरह से आप इंटीग्रेट करेंगे, कौन से मेथड होते हैं, तो आपकी जो फिजिकल मेथड हो, चाहे केमिकल मेथड हो, बायोलॉजिकल मेथड हो, सबको एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है ताकि आपकी जो पेस्ट पॉपुलेशन है वो पेस्ट पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए। उस पेस्ट पॉपुलेशन को आप मैनेज करना है, ठीक है। तो उस पेस्ट पॉपुलेशन को आप किस तरह से कंट्रोल करें, किस तरह से मैनेज करें, उसके लिए आप क्या करते हैं, सारे मेथड्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज आईपीएम, ठीक है। अब आईपीएम में आपको दो कॉन्सेप्ट जानने बहुत जरूरी होते हैं, एक होता है आपका ईटीएल, दूसरा होता है ईआईएल। अब ईटीएल क्या है, ईआईएल क्या है, ठीक है। तो आपका एक लेवल होता है, जिस लेवल के क्रॉस अगर आपकी पॉपुलेशन चली गई तो आपको क्या करना है, अब आपकी जो लेवल है उस लेवल के पार आपकी पॉपुलेशन क्रॉस करने वाली है, तो आपको अब इमीडिएट एक्शन लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या लेना है, एक्शन लेना है, उसको कहा जाता है ईटीएल। अब ईआईएल की बात जब आप करेंगे तो क्या होता है, वो आपको इकोनॉमिक डैमेज होता है वहाँ पर, ठीक है। तो जो आपकी मिनिमम पेस्ट पॉपुलेशन होती है, जो क्या करती है, इकोनॉमिक डैमेज कॉज करती है, उसको कहा जाता है ईआईएल, ठीक है। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन है, अब इन्होंने क्या किया है, उस लेवल को क्रॉस कर लिया है और आपको ये डैमेज कॉज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ईआईएल। आपसे पूछा गया है थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है, तो थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है, तो लेवल ऑफ पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड टू मैनेज अ पेस्ट, ऐसा नहीं होता। द लेवल ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन एट विच वन शुड कंट्रोल द पेस्ट टू प्रिवेंट द अनएक्सेप्टेबल इंजरी, ठीक है। तो अब आपको क्या है, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, एट विच वन शुड कंट्रोल द पेस्ट टू प्रिवेंट द, ताकि आपको कोई भी इंजरी ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फार्म मैनेजमेंट से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, a farm on which 50% or more of the recipients are from शुगर केन वुड बी क्लासिफाइड एज। तो जब आपका क्या है, उसको क्या कहा जाएगा, शुगर केन फार्म कहा जाएगा, और ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से आया है, फार्म मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। इनकम के बेसिस पर आपका जो फार्म होता है वो क्लासिफाइड होता है। किस तरह से क्लासिफाइड होता है, अगर आपकी जो इनकम है वो इनकम क्या है, 50% से ज़्यादा अगर किसी एक सिंगल एंटरप्राइज से आ रही है तो उसको कहा जाता है स्पेशलाइज फार्म।
अगर आपकी इनकम क्या है, जो डाइवर्स मतलब डाइवर्सिफाइड जब आप कहते हैं तो उसको बांट दिया गया है, अलग अलग जो इनकम सोर्सेज हैं आपके, डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेज हैं, तो उसको कहा जाता है डाइवर्सिफाइड फार्म। ठीक है, मिक्स फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक। तो ये क्या हो गया आपका मिक्स फार्मिंग। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया था, 50% और मोर ऑफ द रिसिप्ट्स फ्रॉम शुगर केन। तो एक सिंगल एंटरप्राइज से जब आपका 50% या उससे ज़्यादा इनकम आता है तो उसको क्या कहते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज फार्मिंग। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास हाइड्रोपोनिक्स भी है और ये अदर एंटरप्राइजेस भी हैं। ठीक है, आपका जो इनकम का मेजर सोर्स है वो क्या है, 50% से ज़्यादा इनकम आपकी किससे आ रही है, हाइड्रोपोनिक्स आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज फार्मिंग हो जाएगी। और आप अपनी क्या करते हैं, जो आपके इसको क्या कहेंगे, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। आपने क्या किया है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्राइज हैं, सब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी की भी जो इनकम है वो 50% से ज़्यादा नहीं है, सिंगल एंटरप्राइज की इनकम 50% से ज़्यादा नहीं है, वो क्या हो जाएगी, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग हो जाएगी। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी से। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी ये है डेंसिटी। ठीक है, कौन सी डेंसिटी होती है सॉइल की, पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी। ओके, पार्टिकल डेंसिटी जो उसकी रियल डेंसिटी होती है, बल्क डेंसिटी जिसमें आपके क्या होते हैं, सॉलिड के साथ साथ पोर स्पेसेस भी इंक्लूड होते हैं। अब कहा गया आपके पास BD एंड PD ऑफ द सॉइल इज एज। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी कितनी है, 1.5, पार्टिकल डेंसिटी कितनी है, 2.5। आपको पोरोसिटी निकालनी है, पोरोसिटी परसेंटेज कितना होता है, 1 - BD/PD × 100। ओके, अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होता है फॉर्मूला 100 = 100 × BD/PD × 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब आपकी BD कितनी है, BD है कितनी, 1.5, ये कितनी हो जाएगी, 2.5 × 100, है ना। तो ये कितना हो गया, ये कट गया, 25 चक्कू और ये 15 चक्कू 60, है ना। तो ये 100 यहाँ पर माइनस था, 100 - 60, ये कितना हो जाएगा, 40। ओके, तो 40% आपकी जो पोरोसिटी है वो पोरोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ द सीड सैंपल इज 90। देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये दोनों PPSC में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इफ जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ द सीड सैंपल इज 90, प्योरिटी इज 80%, व्हाट इज द रियल वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रियल वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज। ठीक है, तो जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, 90, प्योरिटी परसेंटेज कितना है, 80, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 8 = 72 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा, 72% आपका जो आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिगेशन से। अब देखिए इरिगेशन क्या होता है, जब आर्टिफिशियली आप क्या करते हैं, प्लांट में वाटर को अप्लाई करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन, है ना। अब इरिगेशन में देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इरिगेशन शेड्यूलिंग से। तो शेड्यूलिंग मतलब देखिए कोई भी फील्ड होता है, तो फील्ड में जब आप इरिगेशन शेड्यूलिंग की बात करते हैं, तो शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है, देखिए आपको कब और कितना पानी देना है। ठीक है, कब और कहाँ पर पानी देना है, तो दैट कम्स अंडर योर इरिगेशन शेड्यूलिंग। ओके, आपने फील्ड को देखा, या तो आप उसको क्या करेंगे, फिजिकल अपीयरेंस से, उसका जो विजुअल अपीयरेंस से आप क्या करेंगे, पता लगाएंगे, तो दैट इज कि अब आपका प्लांट क्या है, विल्ट कर रहा है, पानी देने का टाइम आ गया है, कब और कितना अमाउंट में आपको पानी देना है। दूसरा होता है IW/CPE रेशो, कितना डेप्थ है और कितना उसका पैन इवेपोरेशन है। ठीक है, तो ये होता है IW/CPE रेशो। अब इस मेथड से आप क्या पता लगाते हैं कि आपको कब और कितना डेप्थ का पानी है जो वो देना है। ठीक है, तो इरिगेशन शेड्यूलिंग है, तो ये क्या होता है, IW/CPE रेशो। ओके, अब आपसे क्या क्या पूछा गया है, देखो IW क्या होती है, डेप्थ होती है, तो डेप्थ कितनी दी गई है, 5 दी गई है। IW/CPE रेशो इरिगेशन शेड्यूल एट इतना 0.8 और क्रॉप इज एट, तो आपको CPE निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 6 = 48, बचेगा 2, है ना, तो 2 बचा, तो 8 दूनी 16, तो 6.25, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, ए वैल्यू टेक्निक इज यूज टू कैलकुलेट द ओरिजिनल सॉइल सप्लाई ऑफ।
ठीक है। तो ए वैल्यू टेक्निक मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। तो बेसिकली जो आपकी ए वैल्यू टेक्निक है ये किसने दी थी, फ्राइड एंड डीन ने दी थी। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ए वैल्यू टेक्निक किसने दी थी, तो ये दी थी फ्राइड एंड डीन ने। ओके, अब क्या होती है ए वैल्यू टेक्निक, तो ए वैल्यू टेक्निक का मतलब होता है कि आपके पास अगर दो न्यूट्रिएंट सोर्स हैं तो उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्लांट उनको अपटेक करेगा, प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होंगे। ओके, तो ये इसे कहा जाता है, उसी रिलेटिव प्रोपोर्शन में क्या होगा, वो अपटेक होगा। ओके, सो इसे कहा जाता है ए वैल्यू टेक्निक, जो किसने दी थी, फ्राइड एंड डीन ने दी थी। मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि किसने दी थी, फ्राइड एंड डीन ने दी थी। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आएंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ, वो आप जान लीजिए कि लग्जरी कंजप्शन क्या होता है, हिडन हंगर क्या होती है। लग्जरी कंजप्शन का मतलब होता है कि प्लांट क्या कर रहा है, कुछ न्यूट्रिएंट को एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसका जो ईल्ड है, ईल्ड पे एज सच उसका कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्लांट ने पोटेशियम को तो एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो एज सच ईल्ड में नहीं दिखा, उसको कहा जाता है लग्जरी कंजप्शन। हिडन हंगर की जब हम बात करते हैं, हिडन हंगर मतलब क्या होता है कि प्लांट में क्या है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, यट वो क्या कर रहा है, जो सिम्टम्स है उन सिम्टम्स को एग्जिबिट नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी जो सिम्टम्स है उन सिम्टम्स को शो नहीं कर रहा है, उसको कहा जाता है हिडन हंगर। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो किसमें होते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स में के केस में होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ इमोबाइल न्यूट्रिएंट विल अपेयर फर्स्ट इन। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से, आपके प्लांट न्यूट्रिशन से, पक्का क्वेश्चन बनता है प्लांट न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो जो आपको पता है कि आपके जो 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें जो लास्ट ऐड हुआ वो क्या था, निकल ऐड हुआ। अब इसमें से जो मैक्रो है वो कौन से हैं और माइक्रो है वो कौन से हैं, है ना, तो मैक्रो कौन से हैं और माइक्रो कौन से हैं, तो जो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट हो जाते हैं वो कौन से हो जाते हैं, NPK, CA, MgS और CHO। ये क्या है, आपके मिनरल ओरिजिन नहीं है। ठीक है, तो इनका जो ओरिजिनल सोर्स है, ओरिजिन वाला सोर्स है, वो मिनरल नहीं है। तो आपके जो मिनरल एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 14 होते हैं। माइक्रो कौन से होते हैं, मैक्रो मीन्स जो प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उसमें से NPK ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, तो इनको कहा जाता है प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रेंट। और जो CMG है, MgS है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिए सब, Fe, Mn, कॉपर, जिंक, इसको कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रेंट। FeMn, कॉपर, जिंक, BMO, Cl, Ni। ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपके माइक्रोन्यूट्रेंट हो जाएंगे। ओके, ये होंगे 8, ये हो गए 9, अब ये कितने हो गए, 17। ठीक है, टोटल मिला के आपके कितने हो गए, 17 इसेंशियल होंगे। अब आपसे पूछा गया है कि इमोबाइल की जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मोबिलिटी पे। ओके, तो जब हम प्लांट में मोबिलिटी की बात करते हैं तो प्लांट में मोबिलिटी डिपेंड करती है किस पर, देखिए जब सॉइल में मोबिलिटी की बात करते हैं तो सॉइल में मोबिलिटी डिपेंड करती है कि जो आपका न्यूट्रिएंट एलिमेंट है वो कितना ज़्यादा, मतलब उसके पास चार्ज कौन सा वो कैरी करता है। दूसरी चीज़ होती है कि वो कितना रिएक्टिव है या फिर वो कितने कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब हम प्लांट के केस में बात करते हैं तो तब बात होती है ट्रांसलोकेशन की, वो न्यूट्रिएंट आपका ट्रांसलोकेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इससे पे डिपेंड करती है उसकी मोबिलिटी। ओके, अगर वो क्या होता है, इजीली ट्रांसलोकेट हो जाता है तो उसे कहा जाता है हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट। वो कौन से होते हैं आपके, वो होते हैं आपके NPK, Mg, MO। जो भी आपके हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हमेशा कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलेगी लोअर लीफ में, ओल्डर लीफ में। ठीक है, तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, लोअर लीव्स में। जब आप बात करेंगे किसकी, इमोबाइल की, प्लांट में इमोबाइल न्यूट्रिएंट कौन सा है, कैल्शियम एंड बोरोन। तो इसकी डेफिशिएंसी कहाँ पर होगी, इसकी डेफिशिएंसी आपको टिप पर देखने को मिलेगी। ओके, बाकी आपके जो न्यूट्रिएंट बच गए लाइक योर सल्फर, आयरन, तो इनकी जो डेफिशिएंसी होगी ये कहाँ पर होगी, अपर लीव्स पे होगी या फिर यंग लीव्स आप इन्हें कहते हैं, तो ये इनकी डेफिशिएंसी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इमोबाइल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कहाँ पर मिलेगी, अपर लीव्स पे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यंग और अपर लीव्स पे आपको इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ओके, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं लीफ कलर चार्ट पे। तो एक्चुअली जो आपका लीफ कलर चार्ट है ना, ये SSNM के अंडर एक कॉन्सेप्ट है। ओके,
एक ये होता है आपका साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ओके, तो ये सब आपके किस पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है तो इसके बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे जीआईएस, रिमोट सेंसिंग। उसी तरह से एक होता है लीफ कलर चार्ट। ओके, अब एलसीसी का मतलब क्या है, लीफ कलर चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास एक चार्ट, आपके पास एक जैसे स्ट्रिप्स फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, पैनल्स बने होते हैं। अब इसमें क्या होंगे, कलर्स के पैनल बने होंगे और ये वेरी करते हैं किस तरह से, देखिए अब जब आप इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को चेक करते हैं तो पता चलता है अगर कलर क्या है, आपका जो कलर है वो कलर लाइट ग्रीन या फिर आपको येलोइश मैच हो रहा है तो मतलब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, जो आप क्या लेकर आए हैं, क्रॉप का सैंपल आपके पास है, ठीक है। अगर उसका कलर कैसा है, डार्क ग्रीन है, मीन्स वो नाइट्रोजन सफिशिएंट है। ओके, सो इसको आप मेजर करते हैं किसके लिए, इज इनडायरेक्टली टेल अस द स्टेटस ऑफ नाइट्रोजन इन राइस प्लांट्स, ठीक है। तो किसको बताता है ये, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के स्टेटस को आपको बताता है, ठीक है। तो इसमें जो कलर होता है, कलर वेरी करता है। अगर लाइट कलर होगा, येलोइश कलर होगा तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। आप सबको पता है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में कॉमन सिम्टम क्या होता है, क्लोरोसिस, है ना, वी शेप क्लोरोसिस आपको देखने को मिलता है। ज़्यादा होगा तो क्या होगी, नाइट्रोजन की सफिशिएंसी होगी। अगर नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट क्या हो जाता है, ससेप्टेबल हो जाता है इंसेक्ट पेस्ट अटैक के लिए, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा सक्यूलेंट हो जाएगा और ससेप्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन व्हेन वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसे इकोलॉजी का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो इसमें इंटरेक्शन किस तरह से, देखिए वन स्पीशीज बेनिफिट्स मतलब प्लस एंड द अदर रिमेन्स अनइफेक्टेड, ठीक है। तो ये +0 इंटरेक्शन है। अब कौन कौन सी टाइप की इंटरेक्शन है ये भी जान लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए लगाया है। जब आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको पता है एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को क्या करेगी, कॉम्पीट करेगी, उसका रिएक्शन कैसा होगा, ऑर्गेनिज्म ऑफ टू स्पीशीज हैव द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज एंड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, दोनों का आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रिडेशन में क्या होगा, अ मेंबर ऑफ वन स्पीशीज ईट्स ऑल अदर और पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ मेंबर ऑफ अनदर। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस का इंटरेक्शन होगा, है ना। तो एक को तो बेनिफिट मिल रहा है, एक दूसरे पे फीड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस इंटरेक्शन होगा, ठीक है। म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन विच बोथ द पार्टनर्स बेनिफिट, ये हो जाएगा आपका प्लस प्लस इंटरेक्शन। +0 इंटरेक्शन जो आपसे पूछा गया था, एक को बेनिफिट मिलेगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ये हो जाएगा कॉमेंसलिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब क्या होगा, इसमें भी प्लस माइनस आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच DAP इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई नाइट्रोजन एट द रेट ऑफ 90 kg पर हेक्टेयर इन एन एरिया ऑफ 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कितना DAP लगेगा, सबको पता है कि DAP में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, कितना होता है, 100 kg में आपको मिलेगा 18 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, है ना। अब आपसे पूछा गया है कितना, 90 kg पर हेक्टेयर की जब बात की गई है तो 90 kg पर हेक्टेयर में कितना होगा, देखिए यूरिया का अमाउंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा 90 kg, तो आपको ये अमाउंट निकालना है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 kg में कितना हो जाएगा, सॉरी ये 1 kg में कितना हो जाएगा, 100/18। तो 90 में कितना हो जाएगा, 100/18 इंटू 90। ओके, सो ये हो गया आपका 9 2 जा 18, 2 पंजे 10, तो ये हो गया आपका 500, है ना। तो 500 किस में हो गया, 10,000 मीटर स्क्वायर में, ये भी ध्यान रखिए, 10,000 मीटर स्क्वायर में तो हो गया आपका 500। अब आपसे कितने में पूछा गया है, 18 मीटर स्क्वायर में, है ना। तो 18 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500/10,000 इंटू 18, ये कट गया, 5 दूनी 10, 0, 2 9 जा 18, है ना। तो ये हो जाएगा 9/10.9 kg। अब 0.9 kg है आपके पास, यूनिट किस में है, ग्राम में है, तो kg इंटू 1000 ये कितना हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 900 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 900 ग्राम्स। ओके, तो कितना DAP लगेगा, 900 ग्राम्स आपका DAP लगेगा 18 मीटर स्क्वायर की जब बात करेंगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग है, ये आपसे किससे पूछा गया है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से क्वेश्चन आया। ओके, सो बहुत कुछ तो बहुत आसान है। अगर आपकी विप लाइक टेल हो जाएगी तो ये किस में होती है, मॉलिबेडनम डेफिशिएंसी से होती है, किस में होती है, कॉलीफ्लावर में होती है। ओके,
डाईबैक डिजीज आपको कहाँ पर मेजरली देखने को मिलेगी? सिट्रस में। ओके, खैरा डिजीज बहुत आसान है, जिंक डेफिशिएंसी से होती है। कहाँ पर होगी? ये होती है आपकी राइस में। ओके, अर्ली ब्लाइट डिजीज, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट को क्या कहा जाता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन से आया था। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक मेजर हेवोइक आपने उस टाइम पर ये हुआ था, दैट वाज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और ये था आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अर्ली ब्लाइट की जब बात करेंगे तो ये किसकी वजह से होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से होता है। आपको इसमें अल्टरनेरिया की रिंग्स जो फॉर्म होती है वो इस वजह से होती है। ठीक है, सो दैट इज अर्ली ब्लाइट डिजीज। वो किस में होगी? पोटैटो में होगी। ओके, तो इस तरह से ये आपका मैच वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन है लद्दाख गॉट्स इज फर्स्ट एवर जीआई टैग। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का क्वेश्चन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली आप ये भी देखिए कि जो आपका एमपी है, जैसे अभी रीवा में आपने देखा होगा कि रीवा का जो आपका सुंदरजा मैंगो था उसको क्या मिला था? जीआई टैग मिला था, है ना। तो आप अपने एरिया में जब आप एमपी की बात करें स्पेसिफिकली, तो आप ये भी देखिए कि किस किस चीज़ को जीआई टैग मिला है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये आपसे जनरल साइंसेज में भी पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपसे एग्रीकल्चर कमोडिटी के बारे में पूछा गया तो ये एग्रीकल्चर वाले पार्ट में भी पूछा जा सकता है। अब ये क्या क्वेश्चन था कि लद्दाख गॉट इट्स फर्स्ट एवर जीआई टैग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो किस में मिला था लद्दाख को जीआई टैग? तो लद्दाख को अपना पहला जीआई टैग मिला राक्से कार्पो एप्रिकॉट में। ठीक है, तो ये एप्रिकॉट था जो आपका, उसमें इसको पहला जीआई टैग मिला। ध्यान रखिए कि किसमें किसको मिला। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी आपने देखा होगा राइस में आपको वहाँ पर जीआई टैग मिला है ना। सिमिलरली लंगड़ा मैंगो है, उसको भी जीआई टैग मिला। यूपी में जो लंगड़ा मैंगो है, तो आपने ये जीआई टैग वाला जो टेबल है वो टेबल भी आप ज़रूर देख कर जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वो एजेंसी बतानी है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द इंडिया। अब देखिए जो आपके पास एएफओ मेंस में क्वेश्चन आया था वो क्या आया था? वो एफएओ से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ पर बात की गई है इंडिया की। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए, अच्छे से सारे स्टेटमेंट पढ़ के जाइए। सब इनके बारे में आप हल्का हल्का देख के जाएंगे तो आपका आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इंडिया में जो एजेंसी होती है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? प्रोक्योरमेंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फूड के स्टोरेज के लिए, तो वो क्या होती है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है। ठीक है, तो एफसीआई और एफसीआई कब स्टैब्लिश हुई? ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा आराम से, इसे भी आप देख के जाइएगा। नाफेड और आपका ई नैम। ई नैम आपकी क्या है? ई नैम आप मार्केटिंग करने के लिए जो आप एक आपके पास क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दैट इज ई नैम, जिसको अभी क्या मिला था? प्लैटिनम अवार्ड भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर टू बी नोन एज शीअन। ठीक है, तो जब हमने अभी देखा था कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, जब उन्होंने यूनियन बजट डिक्लेयर किया था तो यूनियन बजट में क्या बात की थी? मिलेट्स की बात की गई थी, है ना, क्योंकि हम इस साल क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या करके जो आपका मिलेट्स है, मिलेट्स को प्रोनाउंस किया गया तो वो था आपका श्री अन्न। ठीक है, तो श्री अन्न को क्या कहते हैं? मिलेट्स को आपने क्या कहा? श्री अन्न कहा। ठीक है, तो आपने ये भी आप ध्यान रखिए कि जो आपके श्री अन्न है उनको क्या कहा गया? उनको, वो मिलेट्स को कहा जाता है श्री अन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था? ये क्वेश्चन आया था आपके एएफओ एग्जाम में। जो भी आपका जो देखिए ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। एनिमल हस्बेंड्री में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप क्रॉसिंग मैथड पढ़कर जाइए। आप क्या पढ़ के जाइए? वो जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं, चाहे वो आपका एक्ट ऑफ मीटिंग हो, पार्चुरेशन हो, या फिर आपका मेल फीमेल कैस्ट्रेटेड मेल, आप सारी टर्मिनोलॉजी को ज़रूर पढ़कर जाइए। वो कोई ना कोई क्वेश्चन उससे बनता ही बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था एएफओ मेंस में। अब इसमें डिफिकल्ट क्या था? इसमें पूछा गया था रैबिट। हम सब लोग क्या पढ़ते हैं? और जैसे आपके कैटल्स होते हैं, बफेलो होता है, शीप होता है, गोट होता है, स्वाइन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या पढ़ते हैं? कैमल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इस बार क्या पूछा गया? रैबिट से पूछा गया। ठीक है, तो रैबिट के बारे में थोड़ी और जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ। इसका जो मेल होता है, मेल को कहा जाता है बक, फीमेल को कहा जाता है डो। ठीक है, और इसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज का होता है। एंड जब इसकी पार्चुरेशन की बात करेंगे तो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज किंडलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फैरोविंग, जब पिक के केस में इसको क्या कहा जाता है? फैरोविंग कहा जाता है। कैटल्स के केस में आप क्या कहेंगे? काल्विंग कहेंगे। कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किंडलिंग तो आपका रैबिट हो गया,
किसके केस में पार्चुरेशन को कहा जाता है? पार्चुरेशन क्या होता है? एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, ठीक है। और टपिंग क्या होता है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम एंटोमोलॉजी। ये कौन सा क्वेश्चन है? सेरिकल्चर से क्वेश्चन है। सेरिकल्चर क्या होता है भाई? तो सेरिकल्चर होता है जब आप क्या करते हैं, सिल्क फॉर्म को रेयर करते हैं ताकि आप उससे क्या कर सके, सिल्क को डिराइव कर सके, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर। वो हमारा क्या हो गया, एक तरह से बेनिफिशियल इंसेक्ट हो गया, ओके। सेरिकल्चर की बात करी हमने, सिल्क वॉर्म की बात करी। मेजरली कौन सा स्पीशीज होता है? दैट इज बॉम्बेक्स मोरी, है ना, जो किस पे फीड करता है? वो फीड करता है मोरस अल्बा पे, ओके, जो होता है आपका मलबरी ट्री। मलबरी ट्रीज को ग्रो करने वाला कल्चर क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है मोरी कल्चर, ओके। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सिल्क सेरिकल्चर इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, द रिमूवल ऑफ सेरिसन फ्रॉम द सिल्क इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो पूरा डिटेल वीडियो है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर चेक इन कर लीजिए। आपको इसमें जितनी भी लाइफ साइकिल है, फिर आपका जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसकी हिस्ट्री भी डिस्कस की है, तो आप वहाँ पर जाके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टर्म की बात करेंगे। ये भी एफओ मेंस में भी क्वेश्चन देखने को मिला था आपको। तो दो क्वेश्चन आए थे, एक आपका स्टीफलिंग बेस्ड क्वेश्चन था, वो कहाँ पर पूछा गया था? एफसीआई में पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था इस बार आपसे रीलिंग, ठीक है। अब यहाँ से पूछा गया है सेरिसिन। सेरिसिन आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये बहुत गमी प्रोटीन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, लश्चर पर फर्क पड़ता है। अब सिल्क तो अपनी लश्चर के लिए फेमस है ना, तो वो कहाँ से मिलेगी? हमने क्या करना है, इस सेरिसन को रिमूव कर देना है। किस तरह से हम इस सेरिसन को रिमूव करेंगे? तो हम जब इस सेरिसन को रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीगमिंग, क्योंकि ये बहुत चिपचिपा सब्सटेंस है, हमारे सिल्क को खराब कर रहा है, उसका जो लश्चर है उस लश्चर को मेंटेन नहीं कर रहा है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीगमिंग। स्टिफलिंग की बात करेंगे तो क्या होता है? स्टीफलिंग में हम क्या करते हैं, प्यूपा को किल कर लेते हैं। क्यों किल कर लेते हैं? क्योंकि अगर प्यूपा क्या होगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो प्यूपा है वो एनलार्ज हो जाएगा, तो वो हमको क्या करेगा, नुकसान देगा। किस तरह से नुकसान देगा कि जो हमारा सिल्क फिलामेंट है उसको कट कर देगा, उसके जो आपके हमको जो डिज़ायर्ड लेंथ का आपका जो डिज़ायर्ड सिल्क फिलामेंट है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्यूपी को किल कर लेते हैं, उसको कहते हैं स्टीफलिंग। रीलिंग क्या होती है? इस सिल्क फिलामेंट की जब हम अनवाइंडिंग करते हैं तो उसको कहा जाता है रीलिंग, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस बन गए यहाँ से, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सूटेबल ट्री स्पीशीज विच इज यूज टू रेयर एरी सिल्क। तो कौन सी ट्री स्पीशीज है जो एरी सिल्क को रेयर करने के लिए यूज की जाती है? पहली बात आपकी सिल्क वॉर्म की स्पीशीज है, ठीक है। एरी सिल्क तो नाम से पकड़ना है, ठीक है। तो आप कौन सी स्पीशीज होगी? ऑब्वियसली देखिए जो कैस्टर होता है उसको आप कॉमनली क्या कहते हैं, एरंडी या फिर कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका एरी सिल्क होता है इसको आप एरंडी सिल्क भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी स्पीशीज कौन सी होगी? ऑब्वियसली कैस्टर होगी। तो कैस्टर का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? बोटानिकल नेम आपको पक्का से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रिसिनिस कॉमनस। मोरस अल्बा मैंने कहा जब आपका क्या होगा, मलबरी सिल्क वॉर्म स्पीशीज होगी, ठीक है। बॉम्बेक्स मोरी की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोरस अल्बा हो जाएगा। टर्मिनेलिया अर्जुना, ये क्या हो गया आपका, अर्जुन ट्री हो गया। देखिए फॉरेस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको कुछ कॉमन ट्री स्पीशीज हैं जिनके नाम आपको पक्का से पता होने चाहिए। अर्जुन ट्री, साल ट्री, टीक ट्री, ठीक है। और भी जो आपके क्या होते हैं स्पेशली एमपी में ग्रो होते हैं उनको आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है सोम एंड सुआलू। तो ये क्या होता है, जो आपका मूंगा सिल्क फॉर्म है जिसको क्या कहा जाता है, प्राइड ऑफ आसाम कहा जाता है, उस पर क्या रेयर वहाँ पर वो किस पर रेयर होता है, वो होता है आपका सोम एंड सुआलू ट्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, ये फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। अभी हम बात कर रहे थे फॉरेस्ट्री की, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहाँ से आ गया, फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो द एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन विच ऑर्चार्ड्स में क्या ग्रो होते हैं, हॉर्टिकल्चरल ट्रीज ग्रो होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, एक कॉम्पोनेंट हो गया हमारा हॉर्टी, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, टॉल ट्रीज, ये क्या हो गया, सिल्वी कल्चर, है ना। तो ये हॉर्टी और सिल्वी हो गया हमारा, ठीक है। तो हॉर्टी सिल्वी, देखिए 2 चीज़ें होती है, एक होता है आपका सिल्वी कल्चर, एक होता है फॉरेस्ट्री। इन दोनों का डिफरेंस आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाय टॉल ट्रीज ऑन दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज, जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है बेसिकली लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें आप क्या करते हैं, डिफरेंट जो आपके एंटरप्राइज होते हैं उनको आप कंबाइन करते हैं, ओके। तो ये एक तरह का लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम है, ओके। अब आपकी कौन सी जो यूनिट्स हैं वो देखिए, तो यहाँ पर हॉर्टी है, सिल्वी है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है वो
करेक्ट हो जाएगा। एग्रीसिल्वी की बात करेंगे तो जब आप एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को किसके साथ रेयर करते हैं, फॉरेस्ट्री के साथ रेयर करते हैं, फॉरेस्ट्रीज के साथ उनको रेयर किया जाता है, तो वो जाता है आपका एग्रीसिल्वीकल्चर। एग्री हॉर्टिकल्चर क्या होगा, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को, ठीक है। होम स्टीड एग्रो फॉरेस्ट्री, ये देखिए ये क्या है, होम स्टीड एग्रो फॉरेस्ट्री। बेसिकली आप सबने सुना होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब सस्टेन करने लायक एग्रीकल्चर, है ना, आपका और आपकी फैमिली का पेट भर जाए, तो उसी तरह से ये क्या हो जाती है, इसी पर ये वर्क करती है होम स्टीड एग्रो फॉरेस्ट्री। मीन्स आप एग्रो फॉरेस्ट्री जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके सेल्फ कंजप्शन के लिए और आपके फैमिली के कंजप्शन के लिए यूज़ होती है, उसको कहा जाता है होम स्टीड एग्रो फॉरेस्ट्री, जो इस बार आपको AFO मेंस में पूछा गया था, ठीक है। तो हाई फॉरेस्ट क्या होता है, क्या आपका कोपाइस होता है, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा सीड से जर्मिनेट होता है, किस कोपाइसिंग क्या होती है, फॉर्किंग क्या होती है। फॉर्किंग क्या होती है, जब आपका ट्री क्या हो जाता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड, फॉर्किंग मतलब क्या होता है, डिवाइड होना, है ना, तो 2 में जब डिवाइड हो जाएगा उसको फॉर्किंग कहते हैं। जो आपका पोलार्डिंग होता है, पोलार्डिंग क्या होता है, तो ये सारी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पक्का पूछी जाती है एग्जाम में, तो इन्हें भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे पास आपके लिए क्या है अवेलेबल है, PYP अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, एज वेल एज हमारे पास आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अब आपका देखिए एग्जाम होने वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आप मॉक प्रॉपर लगाइए। तो पेपर का पैटर्न देखिए, पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, मॉक टेस्ट को भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ये मॉक टेस्ट बहुत अच्छे मॉक टेस्ट हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं, डिफरेंट जो ये भी किस पर बेस्ड हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं उन पर ये बेस्ड मॉक टेस्ट है, इनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।